प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कोटा विश्वविद्यालय द्वारा बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र इकाई प्रथम के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं के कुछ अंशों का समावेश किया गया है, जिनका अध्ययन किया जाना है। तो प्रथम इकाई में जो प्रथम कवि है मैथिली शरण गुप्त, उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर आज हम बात करेंगे। मैथिली शरण गुप्त भारतीय सांस्कृतिक व राष्ट्रीय चेतना के उद्घोषक व पोषक तथा भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक अतीत के अमर गायक, राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो 3 अगस्त 1886 को मध्य प्रदेश के झांसी जिले के अंतर्गत सिर गांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त के जो पिताजी थे उनका नाम था सेठ रामचरण और मैथिली शरण गुप्त का परिवार वैष्णव भक्ति का अनुगमन करता था और इनके पिताजी सिया राम के भक्त थे और उन्होंने मैथिली शरण गुप्त का जो नाम है वो रखा था मिथिलाधीप नंदिनी शरण, जिसका अर्थ मिथिलाधीप यानी जनक, नंदिनी यानी सीता शरण, सीता की शरण में जो है वो है। अपने पुत्र को उन्होंने समर्पित किया था एक तरह से सीता जी को ये नाम देते हुए। तो सीता जी के प्रति ये उनकी आस्था को दर्शाता है। लेकिन जब मैथिली शरण गुप्त जी का विद्यालय में प्रवेश करवाया गया तो प्रथम कक्षा में अध्यापक ने कहा कि मिथिलाधीप नंदिनी शरण जो नाम है वो बहुत बड़ा है और उपस्थिति रजिस्टर के नाम के कॉलम में इतनी जगह नहीं है, इसलिए अध्यापक जी ने नाम के भावार्थ को वही रखते हुए इनका नाम मैथिली शरण कर दिया और तभी से ये मैथिली शरण नाम प्रचलित हुआ। ये गहोई वैसे थे, इस कारण इन्होंने फिर जो है गुप्त नाम जोड़ लिया, तो मैथिली शरण गुप्त इस तरह से इनका नाम हुआ। मैथिली शरण गुप्त की जो शिक्षा है वह झांसी चिरगांव में हुई और प्रारंभिक मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता 1905 में जो है वो हेमंत नाम से सरस्वती में प्रकाशित हुई। इसके पीछे भी एक ऐसी कहानी है कि मैथिली शरण गुप्त जो है सरस्वती से पूर्व वैश्योपकारक पत्रिका में अपनी कविताएं प्रकाशित करवाते थे, परंतु उनकी तीव्र इच्छा थी कि सरस्वती पत्रिका में उनकी कविताओं का प्रकाशन हो, क्योंकि उस समय सरस्वती पत्रिका साहित्य के क्षेत्र की एक प्रसिद्ध पत्रिका थी और वो पत्रिका नहीं अपने आप में एक संस्था थी जिसके संपादक उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो उन्होंने कविता ब्रज भाषा में रसिकेंद्र उपनाम से लिखकर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेजी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसको छापने से इनकार कर दिया और पत्र के उत्तर में ये भी लिखा कि सरस्वती में केवल उन्हीं कविताओं को छापा जाता है, प्रकाशित किया जाता है जो जनसाधारण की भाषा में हो, और जनसाधारण की भाषा से आसे बोलचाल की भाषा से आसे खड़ी बोली से था। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि
रसिकेंद्र बनने का जमाना अब लद गया है। उनके इस प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त जो है ब्रजभाषा को छोड़ करके खड़ी बोली में काव्य रचना करना प्रारंभ करते हैं और उन्होंने अपनी काव्य साधना के द्वारा खड़ी बोली को काव्य की सरसता के अनुकूल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मैथिली शरण गुप्त ने वह हेमंत जो कविता है वो खड़ी बोली में लिखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को प्रेषित की और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसमें संशोधन करके उसको सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है इनको काव्य प्रेरणा के जो आधार है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी है और इसी कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी को इनका काव्य गुरु भी माना जाता है। और इन्होंने साकेत जो इनके द्वारा रचित महाकाव्य है उसमें इस बात को स्वीकार करते हुए लिखा भी है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तुलसीदास भी रामचरितमानस की रचना कैसे कर पाते, महावीर काश या हनुमान से हैं। और खुद के लिए मैथिली शरण गुप्त के लिए महावीर का आश्रय महावीर प्रसाद द्विवेदी से कि तुलसीदास हनुमान की कृपा से रामचरितमानस लिख पाए हैं और मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृपा से राम कथा का पर आधारित एक महाकाव्य साकेत की रचना कर पाया हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी 1952 से 1964 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे और इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मान से भी अलंकृत किया गया। हम मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया है और राष्ट्र कवि की उपाधि देने के पीछे कारण यह है कि उनकी कविता का एक मूल स्वर था राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति व देश प्रेम की भावना उनकी कविता में प्रमुखता से अभिव्यक्त हुई है, विशेष रूप से भारत भारती में, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने, जन भावनाओं को अभिव्यक्ति देने और जनता में देश प्रेम व देशभक्ति की भावना जागृत करने तथा देश के उन्नत, समृद्ध एवं गौरवशाली अतीत से जनता को परिचित करवाने के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। अब हम इनके कृतित्व पर प्रकाश डालें, कृतित्व के बारे में बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी ने लगभग 40 ग्रंथों की रचना की है और इनका प्रथम जो काव्य ग्रंथ है वह रंग में भंग जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में चित्तौड़ व बूंदी के राजाओं के शौर्य का वर्णन है और यह खंड काव्य है। जयद्रथ वध उनकी दूसरी रचना है और इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ और पौराणिक खंड काव्य है, महाभारत की कथा पर यह आधारित है। इसमें अभिमन्यु के शौर्य और जयद्रथ वध का वर्णन है, पर महाभारत की इस घटना की इन्होंने आधुनिक संदर्भ में व्याख्या करते हुए राष्ट्र की बलिवेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले युवक के रूप में इसका वर्णन किया है। उनकी तीसरी जो रचना है भारत भारती, जिसने इनको लोकप्रिय कवि बनाया और लोकप्रियता के चरम शिखर पर पहुंचाया, वो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई
और ये राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना के जागरण में इस रचना का जो है वो विशेष योगदान है। किसान उनके द्वारा रचित खंड काव्य है, जिसमें भारतीय कृषक जीवन की जो करुण गाथा है वो अभिव्यक्त हुई है। पंचवटी राम कथा पर आधारित खंड काव्य है, जिसमें शूर्पणखा प्रसंग के माध्यम से लक्ष्मण के चरित्र का उत्कर्ष रूप में वर्णन हुआ है। सैरंध्री भी 1927 ईस्वी में प्रकाशित खंड काव्य है और इसकी कथा भी महाभारत पर आधारित है। अज्ञातवास के समय कीचक वध की जो घटना है उसका इसमें वर्णन है। गुरुकुल 1928 में प्रकाशित हुआ और इसमें जो है सिखों के विभिन्न जो धर्म गुरु है उन गुरुओं की जीवनी कार्यकलाप को विशुद्ध खड़ी बोली में लिखा गया और ये भी प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। झंकार जो है वह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें गुप्त जी द्वारा लिखित आध्यात्मिक गीतों का संकलन है, जिनमें से कुछ रहस्यवादी गीत भी है। ये एक तरह से ये आध्यात्मिक गीति काव्य है। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, जिसे रामचरितमानस के बाद राम कथा के क्षेत्र में दूसरा बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। इसकी रचना 1931 ईस्वी में हुई और रचना प्रकाशन और इसके रचना के पीछे प्रेरणा जो स्रोत है उसके रूप में एक तो रविंद्रनाथ टैगोर का लेख काव्य की उपेक्षिताएं और दूसरी जो प्रेरणा स्रोत है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता इससे मिली और इन्होंने इसमें राम कथा के एक उपेक्षित स्त्री पात्र उर्मिला के विरह वेदना और त्यागमयी जो रूप है उसका बड़ा मार्मिक और सरस चित्रण किया है। यशोधरा 1932 ईस्वी में प्रकाशित खंड काव्य है और इसमें महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना के पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा की वेदना, पश्चाताप और विरह का वर्णन हुआ है। द्वापर 1936 ईस्वी में प्रकाशित खंड काव्य है और इसमें भी श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का आधार लिया गया है। एक जो इसका अध्याय है वो विधर्ता नाम शीर्षक से संकलित है, जो हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है। उस विधर्ता नामक उपेक्षिता नारी पात्र के प्रसंग के द्वारा नारी की स्थिति को इन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से इसमें अभिव्यक्त किया है। काबा और करबला 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ये इस्लाम की घटनाओं पर आधारित ग्रंथ है। जय भारत 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ये 47 खंडों का महाभारत कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। विष्णु प्रिया का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ, ये भी खंड काव्य है और इसमें जो है चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी विष्णु प्रिया के चरित्र को आधार बनाया है। मैथिली शरण गुप्त की सब रचनाएं वैसे 40 है और सभी रचनाओं का परिचय देना अवश्यंभावी यहाँ नहीं है। उन्होंने
3 नाटक भी लिखे हैं, अनंग, चंद्रहास और तिलोत्तमा। इसके अलावा उनके अनुदित काव्य में 3 काव्य हैं, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृत्रसंहार। मैथिली शरण गुप्त के इस कृतित्व पर अपन बात करें तो एक बात स्पष्ट है कि मैथिली शरण गुप्त का जो ये काव्य विषय है वो विस्तृत है। एक तरफ उन्होंने जो है इस्लाम, सिख और हिंदू सभी धर्मों के ग्रंथों से, कथाओं से अपने काव्य का सर्जन किया है, तो दूसरी ओर उन्होंने जो है वीररस के काव्य भी लिखे हैं, जैसे रंग में भंग है, सिद्धराज है। तो पौराणिक और पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर आधारित काव्य भी लिखे हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय चेतना से युक्त काव्य भी लिखा है। तो द्विवेद गुप्त जी जो जो है उनकी काव्य यात्रा लंबी रही। उन्होंने 1909 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया। प्रथम जो ग्रंथ है उनका, प्रथम कविता तो 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और 1957 ईस्वी तक उनका लेखन जारी रहा। तो 50 वर्षों की उनकी काव्य यात्रा रही और इस काव्य यात्रा का जो फलक है वो अत्यंत विस्तृत रहा। भारत भारती की कविताओं ने जहाँ उन्हें लोकप्रियता प्रदान की, तो साकेत महाकाव्य ने उन्हें कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे तथा उनका काव्य भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों का सरस भाष्य करता है। ज्यादातर उनके काव्य ग्रंथ है वो पौराणिक कथाओं घटनाओं पर आधारित है। खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का काम सबसे अधिक गुप्त जी ने ही किया है। राष्ट्रीय चेतना की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति जो है वो खड़ी बोली में गुप्त जी के द्वारा ही की गई है और गुप्त जी का खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इसको डॉक्टर नगेंद्र के इस कथन से समझा जा सकता है कि नगेंद्र ने लिखा है, जयद्रथ वध की प्रसिद्धि ने ब्रज भाषा के मोह का वध कर दिया तथा भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय भारती सिद्ध हुई। तो ये था मैथिली शरण गुप्त का परिचय, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम उनके काव्यों रचनाओं से संकलित जो काव्यांश है उनकी व्याख्याओं का क्रम अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे।